स्टेबल भैंस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है ज्ञानवर्धक धार्मिक इमोशनल कहानी। यह कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग की स्त्री का कौन सा अंग रात को बड़ा हो जाता है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वह पराय पुरुष के साथ संबंध बना रही है। फिर देवर्षि नारद अपने मन में सोचने लगे कि जो एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से विनती करती है, और वही स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध कैसे बना सकती है। यह प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब देवर्षि नारद ने सोचा कि इसका उत्तर मुझे भगवान श्री कृष्ण अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसी का निवारण करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो प्रश्न है आप निश्चिंत होकर पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वह पराय पुरुष के साथ एक झोपड़ी में संबंध बना रही है। वह तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो फिर वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है। अब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताता हूँ, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, तभी आपको यह रहस्य समझ में आएगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे शास्त्र विद्या के साथ साथ नक्षत्र विद्या का भी पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब उस पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वह बहुत घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वह पंडित अपनी पुत्री को इससे प्रसन्न देखकर उसे कुछ नहीं कहता और वह अपनी पुत्री को नाम मोहिनी रखता है। मोहिनी अपनी माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब देखते ही देखते उस पंडित की पुत्री कब विवाह के योग हो गई पता ही नहीं चला। अब उस पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह पंडित अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बहुत घबरा हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। इसीलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती तो वह पंडित उस बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 2 से 3 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। उस पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव और मोहल्ले के लोग भी उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को शांता नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे कहा, बहन, तुम अपनी पुत्री मोहिनी का विवाह क्यों नहीं कर रही हो। मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को बहुत ही भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बैठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूँ तब वह मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूँगी। अब इतना कहकर पंडित की पत्नी वहाँ से चली गई और आकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी।
थोड़ी देर के बाद जब पंडित वहां पर आया तब वह उस पर क्रोधित होकर बोले, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बैठा रखा है। अब वह पंडित अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद उस पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो सही चला, परंतु कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली तो पंडित को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसीलिए वह अपने पिता के घर आ गए। कुछ दिनों के बाद पत्नी के कहने पर फिर से पंडित ने उसके लायक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय बाद फिर से पंडित की पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार यह हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया, तो जब विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम जहाँ जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अब अपने पिता की ऐसी बातें जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वह सुनकर दंग रह गए। साथ में वह पंडित की पत्नी भी दंग रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा। अब वह पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र उसके विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2 से 3 साल के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र हो चुकी है। अब हमारे अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे। कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी। अगर वह अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो जाएं, तो वह बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहा करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री को भला ही चाहा, इसीलिए उसका विवाह किसी से भी नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस पंडित की पुत्री को विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री को 2 पुत्र हुए। एक बड़े पुत्र का नाम गोपाल था और छोटे पुत्र का नाम नंद किशोर था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की मृत्यु हो गई। इस वजह से वह पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वह अपने दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा गोपाल अब वो एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। गोपाल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसका नाम सागर था। वह उसके बगल वाले गांव में रहता था। गोपाल का छोटा भाई नंद किशोर अब भी पढ़ाई कर रहा था। जब गोपाल बड़ा हो गया था और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी था उससे कर दिया। मीनाक्षी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती थी। गोपाल की पत्नी के बनने के सारे गुण मीनाक्षी के अंदर विद्यमान थे। मीनाक्षी जिस गांव से थी उसी गांव में सागर रहता था। जब गोपाल की शादी हो गई तो कुछ दिनों के बाद
गोपाल फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी मीनाक्षी को गांव में अपनी माँ की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। गोपाल यह समझता था कि अभी उसका छोटा भाई पढ़ रहा है, इसीलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए, उन्हें समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सभी काम कर पाए। और उसकी माँ की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसीलिए गोपाल ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को गांव में छोड़ने का फैसला किया था। जब भी मीनाक्षी को कुछ चाहिए होता तो गोपाल सागर से कहकर मीनाक्षी को वह चीज़ दिलवा दिया करता था। यदि मीनाक्षी को कहीं आना जाना भी होता था तो गोपाल सागर से कहकर मीनाक्षी को उस जगह पहुंचा दिया करता था। मीनाक्षी भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करते थे और अपने पति गोपाल से अत्यधिक प्रेम करते थे। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। अब अचानक से एक दिन सागर गोपाल के घर आया। उस दिन गोपाल की पत्नी मीनाक्षी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज़ लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने तुरंत मुझे आपके पास भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब मीनाक्षी ने सागर की इतनी बात सुनी तो वह भागती हुई सागर के पास पहुंची। अब इतने में मीनाक्षी की सासू माँ भी आ जाती है। जब वह सागर को बाहर देखती है तो वह सागर के घर आने का कारण पूछती है। तब सागर कहता है कि माँ जी, मीनाक्षी भाभी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने मुझे अपनी अति शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब मीनाक्षी की सास ने सागर की बात सुनी तो वह मीनाक्षी से कहने लगी कि बेटी जल्दी आओ और अपने पिताजी की देखरेख करो। तभी मीनाक्षी सागर के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चली जाती है। घर जाकर उसने अपने पिताजी की अच्छी तरह से देखभाल की और धीरे धीरे उसके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब मीनाक्षी की पति बाहर जा रहता था, वह अपने मायके आ चुकी थी, इसीलिए वह अपने पिताजी की देखरेख में लगी रहती थी। उधर सागर भी रोजाना मीनाक्षी के पिताजी का हाल पूछने के लिए मीनाक्षी के घर आया करता था। मीनाक्षी को सागर के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे सागर के प्रति लगाव होने लगा। वह मन ही मन सागर से प्रेम कर बैठी, परंतु वह सागर के मन के कपट को नहीं जान सकी, क्योंकि सागर एक अयास लड़का था। वह कोई काम भी नहीं करता था और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वह अपनी वासना के एक प्रति के लिए वेश्याओं के साथ गमन करता था। मीनाक्षी को यह बात पता नहीं थी कि सागर की नज़र अब मीनाक्षी के ऊपर आ चुकी है। इधर मीनाक्षी भी सागर से प्यार करने लगी थी। अब मीनाक्षी के पिताजी भी ठीक हो गए, लेकिन मीनाक्षी तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। सागर रोज मीनाक्षी के घर पर आया करता था, इसीलिए मीनाक्षी और सागर रोज घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब मीनाक्षी ने सागर से कहा कि सागर, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब सागर ने मीनाक्षी से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। सागर ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। जब सागर के मुंह से मीनाक्षी ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से में बोले कि सागर, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब सागर ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बात बुलाऊंगा। अब सागर की बात टालते हुए मीनाक्षी ने कहा, सागर, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जैसे ही सागर ने मीनाक्षी के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में खुशियों के पटाखे फूटने लगे और वह मन से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के साथ गमन में मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और मैं घर बैठे मीनाक्षी से प्रेम कर पाऊंगा। सागर तो मीनाक्षी को चाहता ही था, वह उसको ही हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और मीनाक्षी सागर के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में गहरा संबंध बना। अब कुछ दिन बाद जब मीनाक्षी के ससुराल से बुलावा आया तो सागर से मिलने के लिए मीनाक्षी ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब मीनाक्षी ने सागर से कहा कि सागर, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसीलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी
तो मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब सागर तो वासना का देता था ही, इसीलिए सागर मीनाक्षी की बात मान जाता है और मीनाक्षी सागर से इतना कहकर घर आ जाती है। अब मीनाक्षी के पिता मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से सागर के घर जाते हैं, क्योंकि मीनाक्षी का कोई भाभी नहीं था और कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी। इसीलिए मीनाक्षी को ससुराल ले जाने के लिए मीनाक्षी के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं लगा, इसीलिए वह सागर को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता सागर के घर पहुंचे तब उन्होंने सागर से कहा कि बेटा, तुम मेरी पुत्री मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब सागर ने मीनाक्षी के पिता के मुंह से आवाज़ सुनी तब उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, सागर मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ आता है और मीनाक्षी अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो अब मीनाक्षी को सागर की बहुत याद आती है, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज़ झोपड़ी में सागर से मिलने के लिए जाया करती थी। इसीलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए सागर को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, क्योंकि गोपाल तो अपने घर से दूर शहर में ही रहता था, वहाँ पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 3-4 महीने में एक बार गोपाल अपने घर आता था और 4 से 5 दिनों के बीच ही वह फिर से चला जाता था। एक दिन जब मीनाक्षी से रहा नहीं गया तो मीनाक्षी ने सागर को एक खत लिखा। मीनाक्षी ने उस खत में लिखा कि सागर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब सागर को मीनाक्षी के खत मिला तो वह फौरन मीनाक्षी से मिलने के लिए चल दिया। अब सागर और मीनाक्षी दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। मीनाक्षी की सास को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। उसके मायके में घूमनी तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी, वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सागर भी मीनाक्षी से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 6 से 7 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर पर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिताजी हो या फिर कोई और। अब मीनाक्षी ने जब अपनी सास की इतनी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। अब अगले दिन मीनाक्षी ने सागर को खत लिखा कि सागर, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तो ही मैं तुमको बुलाऊंगा। उधर सागर भी अपनी काम वासना को नहीं रोक पा रहा था और इस बीच मीनाक्षी की सास एक दिन कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो मीनाक्षी को जैसे छूट ही मिल गई थी। अब वह रोज सागर को बुलाती और उसके साथ संबंध रखती, और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह सागर को वहां से वापस भेज देती। एक दिन की बात है, जब मीनाक्षी ने सागर को अपने घर पर बुला रखा था तब अचानक से मीनाक्षी का देवर नंद किशोर वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी मीनाक्षी सागर को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब नंद किशोर को सागर के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि सागर किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए नंद किशोर ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी ऐरे गहरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती है और आप इसके साथ जो घूमती है वह भी आप बहुत गलत करती है। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। जब सागर ने नंद किशोर की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। मीनाक्षी को अपने देवर नंद किशोर की बात पसंद नहीं आई। मीनाक्षी तुरंत भागकर गई और सागर से बोली, सागर, तुम गुस्सा मत करो, मैं नंद किशोर को सबक अवश्य सिखाऊंगा, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। सागर ने कहा, ठीक है मीनाक्षी, अगर तुम ऐसा करती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर सागर वहाँ से चला गया।
और मीनाक्षी भी घर के अंदर आ गई। अब वह सोचने लगे कि अगर यह नंद किशोर घर पर रहेगा तो जरूर मेरे और सागर के बीच में रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस नंद किशोर को जहर देकर मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और कोई नहीं बनेगा। अपने मन में यही सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर नंद किशोर के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब नंद किशोर ने यह खाना खाया तो उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब कोई यह भी जान भी नहीं पाया कि नंद किशोर की मृत्यु कैसे हुई। नंद किशोर की माँ बहुत दुखी थी। उधर मीनाक्षी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब मेरे और सागर के बीच का कांटा मिट गया है, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात गोपाल को पता चली तो वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया और वहां पहुंचकर जब अपने भाई नंद किशोर को मृत अवस्था में देखा तो वह उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था ताकि उसे अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छा खाना दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था ताकि उन्हें खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और वह अपने भविष्य की चिंता करे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन गोपाल अपने घर पर रुक सकता है और कुछ दिनों बाद फिर से गोपाल अपनी पत्नी मीनाक्षी को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर को चला जाता है। अब मीनाक्षी फिर से वही प्रक्रिया दोहराता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं तो मीनाक्षी की सास ने मीनाक्षी से कह दिया कि देखो मीनाक्षी, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात गोपाल से शिकायत कर दूंगी। जब मीनाक्षी ने अपने प्रेमी सागर के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली कि जाओ, जिसे बताना है बता दो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं सागर से प्यार करती हूँ। जब मीनाक्षी की सास ने इतना मीनाक्षी के मुंह से सुना तो वह मीनाक्षी से बोले, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है, फिर क्या था। मीनाक्षी को फिर से गुस्सा आ गया। मीनाक्षी गुस्से में बोली कि हाँ, मैंने ही मारा है और तुम्हें भी मार दूंगी। अगर मेरे और सागर के प्यार के बीच में आई तो मैं तुमको भी मार दूंगी। अचानक से एक दिन गोपाल को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर गांव चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब मीनाक्षी का पति मीनाक्षी से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन गोपाल को अब मीनाक्षी के ऊपर शक हो रहा था। गोपाल के बहुत पहुंचने के बाद मीनाक्षी सच बताती है कि मैं सागर के नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसीलिए मैंने इनके खाने में जहर मिलाकर इनको बारी बारी से मार दिया है। हाँ, मैं सागर से प्यार करती हूँ। जैसे ही गोपाल ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह सागर से प्यार करती है, सागर जो कि गोपाल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, फिर गोपाल ने अपनी पत्नी मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी पत्नी से यह बोला कि मीनाक्षी, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी सागर के पास चले जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हारे अच्छे से देखभाल करेगा। अब तो मीनाक्षी को छूट मिल गई थी। उधर सागर भी आ चुका था। वह सागर के साथ उसके घर जा पहुंची। अब कुछ दिन तो ठीक ठाक से गुजरे। फिर कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी को पता चला कि सागर बहुत ही नीच आदमी है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नज़र रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चराता है। अब तो मीनाक्षी अपने प्रेमी सागर के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई, कहाँ मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर अब मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। यही सोच सोचकर मीनाक्षी ने तो अपना सिर पीट लिया। उधर गोपाल ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। इधर मीनाक्षी का सागर के साथ बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने यदि गोपाल को धोखा ना दिया होता तो आज वह भी एक रानी की तरह राज करती। अब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, स्त्री को आज तक कोई नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री
अपने हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा एक पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराया को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बच कर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अवश्य किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहाँ से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है। तो उस अंग का नाम है आँख की पुतली। यह एक ऐसा अंग है जो सोने के बाद बड़ा होता है। स्त्री की आँख की रेटिना एक ऐसा अंग है जो रात के समय बड़ी हो जाती है। कैसी लगी यह कृष्ण की मधुर वाणी की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।